दिसंबर 2। सुपारिया बुत बनी उसे देखे गई। साइम उसके सामने खड़ा था। ये क्या किया? तुमने बहुत थोड़ा मांगा जेबी। अगर इस वक्त कहती साइम बैल्कुनी से कूद जाओ तो मैं ये भी कर देता। तुम पागल हो। मोहब्बत करने वाले हमेशा दूसरा चांस देते हैं जेबी। अगर मुझे ना मिला तो मैं ज़िंदगी को दूसरा चांस नहीं दूंगा। उसका लहजा इतना कतई था कि जेबी डर गई। साइम ने कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। सारी रात जैसे कोई उसके कान में सरगोशी करता रहा था। अगर मुझे दूसरा चांस ना मिला तो मैं ज़िंदगी को दूसरा चांस नहीं दूंगा। कितनी बार नींद टूटी, कितनी बार बैल्कुनी से उसे कमरे में झांका, मगर पर्दे खींचे हुए थे और दूसरी तरफ तारीकी थी। वो उसकी खातिर अपनी सबसे प्यारी चीज़ तोड़ चुका था। सुबह के निर्मल कोमल किरणों ने खिड़की पर दस्तक दी तो उससे करवट बदली। ना जाने कब रात को आंख लगी, कब वो सोई। रोशानी नीचे जा चुकी थी। उससे हस्बे आदत उठकर बैल्कोनी का दरवाज़ा खोला तो शशर सी रह गई। सारी बैल्कोनी दिल के शक्ल के गुब्बारों से भरी थी और सबके सब उससे माफ़ी के तलबगार थे। "उम्म, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी।" रात की जज्बाती कैफियत रात के साथ तमाम हुई। अना फिर से आड़े आ गई। उससे एक एक गुब्बारा फोड़ा। साइम ने बेहद दिलगिरफ्तगी से दिल के टुकड़े जमा किए थे। कितने दिनों के बाद वो कॉलेज के लिए तैयार हुई थी। समीना ने उसकी पसंद का नाश्ता बनाया, मगर उसने कुछ खाया ही नहीं। साजिशा ने आयतें पढ़ पढ़ कर फूंकी और मुट्ठी भर छिले हुए बादाम उसकी हथेली पर रख दिए, जिससे वैन में बैठते ही साथ वाली लड़की को थमा दिए। काश मेरी ताई भी ऐसी होती। वो आ भरते सारे बादाम चबा गई। सेवी मुस्कुराकर बाहर देखने लगी, फिर पूरी तरह चौंक गई। उसकी बाइक वैन के साथ साथ चल रही थी। फिर वो एन सामने आया। उसकी जैकेट पर आई एम सॉरी लिखा था। पागल, वो बड़बड़ाई। दूसरे लम्हे उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। साइम ने दोनों हाथ सर के ऊपर बांधकर माफ़ी मांगी थी। वैन वाले ने गालियाँ देने के साथ साथ हॉर्न पर हाथ रख दिया। साइम की बाइक सैली सड़क पर मुड़ गई। सेबी की रुकी हुई सांस बहाल हुई। लड़कियां खिलखिलाती खुसर फुसर करती बाइक वाले पर तबसरे कर रही थीं। सेबी सारी रात जागती रही। अचानक लाइट चली गई, मगर उसके अंदर साइम की चाकतों के दिए जिगर जिगर करने लगे थे। उससे करवट बदल कर हथेली गाल के नीचे रख ली। क्या करूं? जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इतना गिल्टी फील कर रहा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर मैंने अब भी उसे माफ़ ना किया तो कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। वो उठकर बैठ गई। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। नहीं, इस तरह अजीब लगेगा। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है? बहुत सोचकर उसने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी, बल्कि कुछ पैसे उसे उधार भी लेने पड़े थे। बेमौसमी बारिश थी, महबूब की अवलीन सरगोशी जैसी, बेआवाज़ मगर दिल को भान लेने वाली। साइम अपने गीले बालों को उंगलियों में समेटते कमरे में दाखिल हुआ। इरादा था कि कपड़े बदलकर घर में ही रहेगा। तभी सब दोस्तों से जान छुड़ाकर घर आ गया था। बेड पर पड़े नए गिटार को देखकर खुशगवार हैरत से करीब आया। आज उसका बर्थडे नहीं था, फिर इतना कीमती गिफ्ट किसकी तरफ से आया था? उससे गिटार पर रखा कार्ड उठाया। सफ़ेद फूलों से मैगज़ीन कार्ड उसके लिए नामानूस नहीं था। इतनी मोहब्बत उसके लिए कौन रखता था? उसे तेज़ी से कार्ड उठाकर खोला। अब मेरे कहने पर भी मत तोड़ना, हमेशा अपने पास रखना और प्रॉमिस करो इस पर बनने वाली हर धुन सिर्फ मेरे लिए होगी। क्या याद करोगे? ज़ोबारिया ने तुम्हें माफ़ कर दिया। याहू! साइम ने उछलकर नारा लगाया। उससे गोया दोबारा जिंदगी मिल गई थी। ज़ोबारिया ने अपने कमरे में गिटार की धुन सुनी तो खुलकर हंसी। कमरे में आती रोशानी ने हैरत से उसे देखा। बहुत दिनों के बाद फिजा में बिखरी धुन सुनी और डर गई। ज़ोबारिया की हंसी और इस अनजान धुन में कितनी ममासलत थी। कभी दर्द सी, कभी जर्द सी, जिंदगी बेनाम थी। कहीं चाहती हुई मेहरबान, हाथ भरकर थामती। एक वो नज़र, एक वो निगाह, रूह में शामिल इस तरह, बन गया अफसाना एक बात से पहली दफ़ा, पा लिया है ठिकाना। वो बारिश में तितली की तरह उड़ रही थी, ये जाने बगैर कि एक बार तितली के पर भीग जाएं तो फिर उड़ान कभी मुकद्दर नहीं बनती। उन दोनों के दरमियान बारिश का पर्दा खाइल था और साइम की खूबसूरत आवाज़ पानी में बिना पायल के अटकलियाँ करती थी। ना कोई डर, ना खौफ, बस मोहब्बत उनके साथ महव रक्स थी। फिर वो खामोश हो गया। सेबी रुककर उसे देखने लगी। बारिश की आवाज़ सारे माहौल पर छा गई। वो कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। सेबी को पहली बार अपनी हालत का एहसास हुआ तो खुद में सिमट गई। साइम उसके सामने घुटने के बल बैठा और इशारे से जेब से रिंग केस निकाला। उसमें से रिंग निकाल कर उसके सामने की। रिंग कहीं नहीं थी,
मगर सेबी ने एक नाज के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। साइम ने उसके हाथ में रिंग पहना दी। अंदर से बाहर आती फाइका के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बस पल भर को उनकी आंख लगी और यहाँ सारा मंजर ही बदल गया। ये क्या हो रहा है? फाइका की आवाज़ पर दोनों को होश आया। सोवारिया अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई उनके पास आई। आंटी, मैं आपके लिए पकौड़े लाई थी, मगर ये साइम का बच्चा सब खा गया। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं है? फाइका ने उसका बाजू पकड़कर झंझोर डाला। अभी अभी जो देखा था वो किसी सूरत हजम नहीं हो सकता था। सोवारिया का रंग फूक हो गया। और तुम? वो साइम की तरफ मुड़ी। सब कुछ भूल गए? ये वही लड़की है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त को भी। मामा बस, साइम चिल्लाया। यही मैं कह रही हूँ, अब बस। पानी सर से ऊंचा हो गया है और तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने सोवारिया का बाजू दबोचा। उससे मदद निगाहों से साइम को देखा। ये आप क्या कर रही हैं? फॉर गॉड सेक हमारी बात तो सुने। बहुत सुननी। अब तो जाकर उनकी आंखें खोलूं जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। आप ऐसा नहीं करेंगी। आंटी प्लीज़, सोभारिया गिड़गिड़ाई। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं भी कुछ कर बैठूंगा। बेटी की आवाज़, सोभारिया की इल्तिजाएं कुछ भी काम ना आया। मौसम की मुनासबत से रोशाने ने पकौड़े बना लिए थे, अनारदाने और पुदीने की चटनी के साथ। साजदा और समीना बड़ी फरागत से बैठी चाय एंजॉय कर रही थीं। ज़ेबी कहाँ गायब है? उसे भी बुला लो, साजिदा ने पूछा तो जवाब किचन से निकलती रोशानी ने दिया। आपको तो पता है इस मौसम की दीवानी है। पकोड़े लेके बेलकुनी में चली गई थी। जाओ उसे बुला लो, सबके साथ बैठे, समीना ने कहा, मगर साजिदा ने रोक दिया। रहने दो, मौसम भी उम्र के साथ एंजॉय किए जाते हैं। अब हम तुम तो बारिश में भीगने से रहे। सर्दियों की बारिश है, नमूनिया करवा लेगी। जाओ उसे आवाज़ दो, समीना ने तशवीश से कहा। तभी फाइका सुपारिया को घसीटती अंदर आई। रोशाने का दिल बंद सा हो गया। सुपारिया इनके घर कब गई? संभालें इसे। फाइका ने जेबी को समीना की तरफ धक्का दिया। फाइका, क्या हुआ? इससे फिर कोई शरारत कर दी? शरारत? फाइका ने ताज्जुब से दोहराया। शरारत की उम्र से बाहर आ गई है। क्या हुआ? साजिदा को इसकी किसी अनहोनी का एहसास हुआ। सुना था बेटी पैदा हो जाए तो माएँ सोते में भी जागती हैं। आप कैसी माँ हैं जो जागते में भी सो रही हैं? ये क्या कही जा रही हो? समीना ने गड़बड़ाकर अपने पीछे छुपी सुपारिया को देखना चाहा। मेरे साइम को अपने इशारों पर नचा रही है। आपकी ये मासूम बेटी, बारिश में उसकी बाहों में बाहें डाले रिश्ते पक्के हो रहे थे। बस करो फाइका, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही हो? साजिदा तड़प गई। रोशाने होंठ काटने लगी। दोनों की कब सुलह हुई, कब बात यहाँ तक पहुँची, वो लाइल्म ही रही। अब क्यों चुप रही हो? सामने आकर माँ को बताओ बारिश में क्या हो रहा था। सुपारिया मजीद माँ के पीछे छुप गई। बस बहुत हो गया फाइका, समीना भड़क कर खड़ी हुई। बेटी की माँ होने पर गरूर तुम कुछ भी कहती रहोगी और मैं खामोशी से सुनती रहूं? अगर तुम्हारे बेटे की नीयत में फतूर है तो उसका इल्ज़ाम हमें मत दो। अरे हम तो घर का बच्चा समझकर यहाँ आने जाने देते थे, क्या पता था हमारी ही बेटी पर नजर रखे हुए था। हद हो गई। फाइका ने गोया सर पीट लिया। जब ये कोई कुल खिलाएगी तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इससे तो ना जाने किस किस को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं तो इस जैसी लड़की को कभी अपनी बहू ना बनाऊं। संभाल कर रखो, तुम्हारे बेटे जैसे तो मैं सवारिया पर से वार कर फेंक दूं। सवारी ने तड़प कर माँ को देखा। अब क्या बताती वो, तो अपना आप साइम पर वारने को तैयार थी। एक दिन तुम्हारा यही गरूर हाक में मिलेगा। फाइका गुस्से से पलटी तो अख में खड़े दानियाल को देखकर जहाँ वो रुकी वहीं रोशाने के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। सुबारिया पीली पड़ गई। ना जाने उन्होंने क्या कुछ सुन लिया था। ये सब क्या हो रहा है? दानियाल बैग वहीं छोड़कर आगे बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए। इनकी छोटी अकल में तो कोई बात आएगी नहीं। कुछ तुम ही घर की इज्जत का ख्याल कर लेना। वो सारा गुस्सा निकाल कर चली गई। दानियाल की पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। रोशाने का दिल चाहा वो भी सुबारिया की तरह माँ के पीछे छुप जाए। दानियाल ने सुबारिया को देखा तो डर कर मिनमिनाई। दानियाल भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कोई जाहिल औरत नहीं है, मुलाजमत पेशा सेंसिबल खातून है। इतनी घटिया बात कैसे कर गई? कुछ नहीं हुआ, राई का पहाड़ बना रही हैं। साजिदा ने टालना चाहा। बेटा परदेस से वापस आया था। राई का पहाड़ तभी बनता है जब राई होती है। दानियाल ने दांत पीसे। मैं तो सिर्फ पकोड़े देने गई थी। ये बच्ची है जो मोहल्ले में थालियां बांटने जाती है। बंद करें तमाशा। आज के बाद ये कॉलोनी में नहीं जाएगी। जहाँ जाना है आप साथ जाएं। वो जोर से गरजा और सबने खामोशी से सुन लिया।
कुछ गलत होने का एहसास अंदर ही अंदर सबको हो रहा था। उस रात समीना ने जुबारिया को बहुत समझाया था, ज़माने की ऊंच नीच, खुद को ढांप कर रखो, किसी भी लड़की के साथ फ्री होकर बात करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि उन्हें ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन्होंने दिल ही दिल में अपनी गलती को खुद ही तस्लीम किया था। जुबारिया कायल हुई या नहीं, बस खामोशी से सुनती रही। आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाहिलों की तरह हंगामा करने की? साइम ने अलग घर में तोड़फोड़ मचा रखी थी। जब समझाने से नहीं समझोगे तो जाहिलों वाली हरकतें ही करूँगी। वो पहले ही चिड़ी हुई थी। मैंने सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया था, कोई कोर्ट मैरिज नहीं कर ली थी। कद से ऊंचा ना होता तो फाइका थप्पड़ रिसीव कर देती। साइम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। काम तो सारे दुश्मनों वाले ही किए हैं। वो कुर्सी को ठोकर मारकर चला गया। फाइका सर पकड़ कर रह गई। क्या करूँ, ये बच्चे समझते क्यों नहीं हैं? रात को इब्राहिम को सारी कथा सुनाई। तुम्हें उनके घर जाकर हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। इब्राहिम सुनते ही बिगड़ गए। बेटा हाथों से निकला जा रहा है और मैं उनके घर जाकर बात भी ना करती। पहले ही पर्दे डाल डाल कर बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी नज़रों के सामने उसे अंगूठी पहना रहा था। फायका का गुस्सा किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा था। सचमुच जो नहीं पहना दी थी, और साइम की अंगूठी पहना देने से जुबारिया हमारी बहू तो नहीं बन गई, यानी खामोशी से बैठकर तमाशा देखती। फायका, साइम लड़का है और इस उम्र में लड़के ऐसी हरकतें करते ही हैं। उनकी फितरत का तकाजा है। फितरत को लगाम डालने की जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन की ना। बच्चों को शुतर बेमहार तो नहीं छोड़ सकते। चलो फिर तुम डाल लो लगाम। इब्राहिम साहब ने गुस्से से तकिया ठीक किया और लेट गए। फायका ने लब भींच कर उन्हें देखा। खामोशी में आसाब कुछ पुरसुकून हुए तो घबरा कर पूछने लगी, इब्राहिम क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? अब ये तो तुम्हारा बेटा तुम्हें बताएगा। इब्राहिम ने बाजू आंखों पर रखकर गोया बात खत्म कर दी थी। दरवाज़ा समीना ने खोला था। साइम को देखकर बिल्कुल ही भड़क उठी। वो बेचारा कहता रह गया, आंटी एक बार मेरी बात तो सुने, मैं अम्मी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मगर समीना ने उसकी एक नहीं सुनी थी, सिर्फ अपनी सुनाई और दिल खोल कर सुनाई थी। साइम के कानों से धुआं निकलने लगा था। आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर आए तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करूँगी। मेरी मासूम बच्ची को बदनाम करके रख दिया। तुम्हारी माँ 100 बार मेरी दहलीज पर नाक रगड़े तो भी जुबारिया का रिश्ता ना दूँ। दरवाज़ा साइम के मुंह पर बंद हुआ और साथ ही उसका खुला मुंह भी। गुस्से और चुंचलाहट के साथ वो घर वापस आया। शुक्र है फायका सामने ना थी, वरना माँ के साथ मज़ीद बदतमीजी कर जाता। जुबारिया का नंबर मिलाया मगर वो भी बन जा रहा था। कमरे की हर चीज़ सितर बितर थी, हत्ता कि अलमारी के कपड़े तक ज़मीन पर पड़े थे। खुद वो इतने ही बिखरे हुलिये के साथ बेड पर औंधा पड़ा था, पास पड़े गिटार पर बेख्याली में उंगलियां मारता। वो इस वक्त इब्राहिम को इतना बुरा लगा कि दिल चाह कि एक बार तो चप्पल उतार कर अपने अब्बा जी की ज़ुबान में उससे बात करें। फायका ने यही बात समझा कर भेजा था कि खुदा के वास्ते अपने अब्बा जी के अंदाज से बात न कीजिएगा। साइम, वो उनके पुकारने पर भी टस से मस्सा हुआ, उंगलियां बदस्तूर हरकत में थीं। अपने बाप को एक तरफ करके मेरी बात सुनो। उन्होंने दांत पिस से हत्ता लामकान लहजा नरम रखने की सही की। बाप को एक तरफ हटा दिया तो बात किसकी सुनूंगा? साइम सीधा हुआ और इब्राहिम ने थूक के साथ गुस्से को हालत में उतारा था। माँ के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? और जो उन्होंने जुबारिया के घर वालों के साथ किया है, तुम्हें लोगों की परवाह है? मैंने क्या किया था? वो झटके से खड़ा हुआ। उसका कद बाप से 2 इंच ऊपर ही था। उन्होंने खुद को अंदर से कमज़ोर पड़ते महसूस किया। साइम की सुर्ख आंखों में कोई लिहाज और मुरवत ना थी। शायद वो तन्हाई में रोता रहा था। उनके अंदर पाताना शफकत ने तड़प कर अंगड़ाई ली। सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है, इसमें बुराई क्या है? उससे तुम्हारे दोस्त को भी। इब्राहिम का लहजा पुस्त था। वो सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से जेबी को वो सब फेस करना पड़ा। उससे गुस्से से बात कथा की। इब्राहिम ने पास आकर साइम के माथे पर बिखरे बाल संवारना चाहे मगर झिझक कर खड़े हो गए। वो जब से जवान हुआ था ये लाड प्यार तो कभी किए ही ना थे। एक बार उसके दोस्तों के सामने ये हरकत कर बैठे थे। वो चिढ़ गया। पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज़ ये बच्चों वाले लाड मेरे दोस्तों के सामने मत किया करें। चलो मान लिया वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हम अभी से ये फैसला तो नहीं कर सकते कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। अभी तुमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, लंबा सफ़र है। इस दौरान ना जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, करियर, तुम हर अच्छी लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाओगे। पापा मैं साइम, इस उम्र के फैसले इतने पुख्ता नहीं होते। पापा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, कम अज़ कम आप मेरे और जुबारिया के रिलेशनशिप को तो समझें। उसने जिस बेबाकी से इतराफ़ किया उन्हें गुस्सा ही आ गया। क्या रिलेशनशिप? टाइम पास का बहाना।
सस्ते जज्बाती तस्कीन। इस पर बात करो या समझाओ तो एक से एक दलील ले आएंगे। एक वो दौर था कि लड़के लड़की के ताल्लुकात पर खानदान के खानदान डूब मरते थे। हाँ, तो अब वो दौर तो नहीं रहा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इब्राहिम के अंदर उनके अब्बा जी अंगड़ाई लेकर जागे। फोकस ऑन योर स्टडीज़। सोबारिया, म्यूज़िक अब एक तरफ रखो। जब शादी की उम्र आएगी तो देख भी लेंगे और तुमसे पूछ भी लेंगे, सुना तुमने? वो गुस्से से वार्निंग देकर कमरे से ही निकल गए कि मज़ीद दिमाग खपाना ज़या लगा था। सुन लिया है। साइम ने गुस्से से तकिया उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। सेबी बेदिली से दानियाल की लाई हुई चीज़ें देख रही थी। बैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, इतनी लंबी लिस्ट सी थी, मगर अब दिल में खुशी ना थी तो इतनी महंगी चीज़ें बेकार लग रही थीं। तुम्हारी वजह से घर में कितनी टेंशन फैली है। घर वालों से ज़्यादा रोशानी के हाथ पैर फूले थे। उससे पूरे 2 दिन ज़ेबी से बात नहीं की थी। शायद वो ज़ेबी से ज़्यादा मामले की नज़ाकत को समझती थी। आज बात की तो लेक्चर शुरू कर दिया। ज़ेबी ने बेदिली से खुद पर परफ्यूम छिड़का। घर वाले कब तक तुम पर ट्रस्ट करते रहेंगे? कभी ना कभी तो बात खुल ही जाएगी। और तुम दोनों बारिश में क्या कर रहे थे जो आंटी फायका इतना भड़क उठी? फिर वही किस्सा। ज़ेबी झुंझला गई। कुछ नहीं कर रहे थे। आंटी को तो मुझसे खुदा वैसे का बैर है। जब भी मौका मिला कोई ना कोई बात सुना देती थी। ज़ेबी अब भी संभल जाओ। और कितना संभलूं? 3 दिन से साइम की शक्ल नहीं देखी। मिलना बंद है, बातचीत बंद है। पता नहीं दुनिया मोहब्बत के इतना खिलाफ क्यों है। मोहब्बत में जो बेवकूफ़ियाँ सरसंद होती हैं उसके खिलाफ है दुनिया। रोशाने ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा बस भी करो रोशाने, और कितना डांटोगी? ज़ेबी चिढ़कर बोली तो रोशाने झुंझलाकर कमरे से निकल गई। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो भैंस के आगे बीन बजा रही है। रोशाने की शादी की तारीख तय हो गई थी। दिन थोड़े और तैयारियां बहुत थीं। दिन रात बाजारों के चक्कर लग रहे थे तो कुदरती तौर पर सुपारिया की तरफ से सबकी तवज्जो हट गई। यूं भी उस दिन के बाद से साइम किसी को नजर ही नहीं आया था। बैल्कनी का दरवाज़ा तो खुला था जो बाजार जाने से पहले रोशाने लॉक करना भूल गई थी। तभी तो दोनों आमने सामने थे। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? साइम ने छूटते ही पूछा। रोशाने के कब्जे में रहता है। कब इन मुहतरमा की शादी होगी? वो छिड़ गया। शादी के बाद भी मुहतरमा यहीं रहेंगी। से भी मुस्कुराई। कमरा बदलेंगी या उसका भी इरादा नहीं है? क्या हो गया है? सेबी को हंसी आ गई। शुक्र है तुम्हारी मुस्कुराहट तो देखी। साइम अंदर तक पुरसुकून हुआ था। फाइका आंटी ने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कही हैं। अम्मी कई बार रोई थी। सेबी संजीदा हुई। जानता हूँ, इसलिए तो माजत करने आया था। साइम, तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो करता हूँ, यही काफ़ी है। साइम, तुम बदल तो नहीं जाओगे? धूप मकानों की छतों से उतरकर दीवार के साए में छुपने लगी थी। जर्द शाम में वो इमला तास लग रही थी। साइम ने बेख्तियार उसका हाथ थामा। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? लड़के बदल जाते हैं। लड़कियां नहीं बदलती। नहीं, क्योंकि लड़कियां वक्ती दोस्ती पर नहीं सारी उम्र साथ निभाने पर यकीन रखती हैं। सुपारिया का संजीदा घबराया चेहरा साइम को बहुत हसीन लगा। ज़ेबी, इससे कब्ल कि वो उसकी हथेली पर यकीन का लम्हा रखता, नीचे से आवाज़ें आने लगी थीं। ज़ेबी घबराकर पीछे हटी। मुझे जाना होगा। जानता हूँ, सिंड्रेला के 12 बज गए हैं। ज़ेबी मुस्कुराकर जाने लगी थी कि साइम ने पुकार लिया। वो बैल्कोनी के दरवाजे में रुककर पलटी। माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर। साइम ने 2 उंगलियों को लबों से छूकर उसकी तरफ इशारा किया था। ज़ेबी एक खूबसूरत लम्हा चुराकर नीचे आ गई थी। सर्द शाम उसके दिल में उदासी न भर सकी थी। पूरे घर में सफ़ेद और पीले फूलों से आराइश की गई थी। आराइश सिर्फ घर के अंदर थी कि ज़ुबैर साहब को नमूदा नुमाइश से सख्त नफरत थी। लड़कियों ने ढोलक पीट पीट कर हथेलियाँ सुर्ख कर ली थी, मगर मजाल है किसी को गाने का एक बोल भी पूरा आया हो। एक हमारा दौर था। एक कॉपी पर सारे मशहूर गाने लिखे होते थे। सारी रात ढोलक बज जाते। रात ख़त्म हो जाती मगर गाने ख़त्म ना होते थे। साजिदा की बातों पर रोशानी मुंह मोड़कर मुस्कुराने लगी। मायूं के पीले गरारा सूट में मेकअप के बगैर चेहरा मासूमियत और शर्मीलेपन के इम्तिजाज से चमक रहा था। बस बहुत हो गया, ज़ेबी को बुलाओ, अब डांस करेंगे। एक कज़न ने ढोलक खिसका दी। वो नो मेकअप लुक के लिए ढेर सारा मेकअप मुंह पर थोप रही होगी। दूसरी हंसी। लेकिन सोबारिया मेकअप थोपने से फारिग होकर साइम को वीडियो कॉल कर रही थी। इस शादी के लिए दोनों ने ढेरों प्लान्स बनाए थे। अब साइम शामिल नहीं था तो ये कैसे मुमकिन था कि उसे शामिल न करती। कैसी लग रही हूँ? गुलाबी और पीले काम वाले शरारा कुर्ती में वो छोटी सी दुल्हन लग रही थी। इतनी प्यारी लग रही हो कि नज़र उतारने को दिल कर रहा है।
तुम तो ताई अम्मी जैसी बातें करने लगे, खिलखिलाई। तुम्हारी ताई अम्मी और क्या करती? माथा चूमकर गले से लगाती और हवानी से बोली, और साइम के चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट बिखर गई। सुबारिया की हथेलियां पसीने से भीग गईं। तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं कॉल बंद कर दूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं जा रही हूँ, नीचे सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो जल्दी जल्दी झुमकियाँ पहनने लगी। चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? तुमने दिलाई ही नहीं। उससे सामने आईने में अपना जायजा लिया। हाँ, मैं ले आता और साथ दानियाल भाई के थप्पड़ भी खाता। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। सेबी ने ज्वेलरी बॉक्स के साथ रखा सेलफोन उठाया। ओके देन, वेट एंड वॉच। साइम ने कॉल काट दी थी। इसका क्या मतलब हुआ? सेबी इस बात पर उलझी। तभी उसकी नटखट सी कज़न से हल्ला बोल दिया। सब ने मिलकर ग्रुप डांस तो करना था। ताई अम्मी, मायूं का रंग पीला क्यों होता है? सेबी ने रोशानी के पास बैठते ही सवाल किया। वो मुस्कुरा दी। पीला रंग बहार की अलामत है, खुशी और शादमानी का रंग है, आने वाली जिंदगी में खुशियों की नौवीद है। वो अपनी धीमी आवाज़ में गुनगुनाने लगी। माहिया वे सरसों अभी फूली है, वो पहली नज़र तेरी भूलेगी ना भूली है। सब खिलखिलाकर हंसे और आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगे। रुशाने दुपट्टे में छुपकर अपनी मुस्कान छुपाने लगी। सुबारे के मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अपने कमरे में आओ। या अल्लाह, अब ये क्या करने वाला है? सेबी ने चोर नजरों से इर्द गिर्द देखा। सबके सब मौजूद थे। वो चुपके से खिसकी। कमरे में उसके बेड पर कोस और कज़ा के सातों रंग बिखरे थे। इतनी चूड़ियाँ! कांच की नाजुक चूड़ियों से मुनक्किस हुई शुआएं उसकी आंखों को जगमगा रही थीं। सेबी बेड के किनारे बैठ गई। उंगलियों के पोरों ने रेशमी कांच को नहीं, किसी के दिल में मौजूद उसकी मोहब्बत को छुआ था। वह कोस और कज़ा के रंगों में भीगने लगी। मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। ये चूड़ियाँ नहीं, मेरी मोहब्बत के रंग है। चूड़ियाँ टूटकर बिखर जाएंगी, मगर मेरी मोहब्बत के रंग हमेशा तुम्हें अपने हसार में रखेंगे। सुवारी ने सर उठाकर देखा। उसके कमरे में मौजूद सारी कज़न सो चुकी थीं। आड़ी तिरछी, कोई यहाँ कोई वहाँ। वो खामोशी से नंगे पाँव उन सबको फुलांगती लॉन्च में आ गई। दुल्हन के लिए सजाए मायूं के झूले पर इस वक्त साजिदा बेगम हराटे ले रही थी। और अगर मैं ये झूला जोर से हिला दूं? सेवी को इस ख्याल से ही गुदगुदी हुई। होंठों पर फुटती हंसी को दबाती वो किचन की तरफ मुड़ गई। बचा हुआ खाना समेटा जा चुका था। सेबी ने बारबेक्यू के सारे लवाजम एक प्लेट में भरे और ओवन चला दिया। चूड़ियाँ टूट कर बिखर जाएंगी, मगर मेरी मोहब्बत के रंग हमेशा तुम्हें अपने हसार में रखेंगे। अपनी कलाई में पहनी चूड़ियों को देखकर मुस्काई। उसी राजदारी से वो ट्रे उठाए बैल्कोनी में आई तो एक लम्हे को महफूज रह गई। नवंबर की सर्द रात की तारीख आसमान पर लैंटर्न रोशन थी। वो खामोशी से उन्हें ऊपर ही ऊपर जाते देखती रही और साइम उसको, फिर उसने हाथ में पकड़ी कागज़ की कंदील फिसा के सुपुर्द की। सेबी ने मुड़कर उसे देखा। हवा की शरारत से उसकी फराह पेशानी पर बाल बिखर रहे थे। सेबी पास आई तो साइम ने उसकी चूड़ियों को छूते हुए आंखों में झांका। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, हजार जुगनुओं की रोशनी जैसे चुरा ली हो। कितनी कंदीलें इनमें जली बूझी होंगी। और एक मेरा बेचारा दिल, न जलता है न बुझता है, बस इन आंखों में डूब जाता है। न जलता है न बुझता है, एक मेरा बेचारा दिल। कायनात जैसे इन आंखों में सिमट आई थी। उन आंखों में जुगनू की तापानी थी और आसमान पर रोशन कागज़ की कंदीलें जो दूर बहुत दूर थीं। सेबी को लगा था बस वो है और साइम, लेकिन वहाँ कोई तीसरा भी था जिसके अंदर ये मंजर देखकर वहाँ पर जलने लगे थे। और वही आग, वही जलन तीसरे से चौथे की तरफ मुंतकिल हुई। मोबाइल स्क्रीन जगमगाई। दानियाल ने हैरत से उस मैसेज को पढ़ा। एक आंधी थी जो चली। उसका दिमाग गर्द गुबार से अट गया। एक बगोले की तरह वो बैल्कोनी की तरफ बढ़ा। अगर वो मंजर ऐसा ही हुआ जो उसने चंद लफ्ज़ों में पढ़ा था तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना मज़े का बारबेक्यू था, तुम्हारे बगैर कैसे खाती? साइम ने पहला नवाला सेबी को खुद खिलाया था और दूसरे की नौबत नहीं आई थी। दानियाल का पहला थप्पड़ सेबी की गाल पर पड़ा था और दूसरा साइम के। सेबी कुछ बोल ना पाई थी और साइम को दानियाल ने कुछ बोलने नहीं दिया था। वो सेबी को खींचता हुआ रोशानी के कमरे में लाया। एक वही कमरा मेहमानों से खाली था ताकि मायों की दुल्हन सुकून से अपनी नींद पूरी करे। वो पीला दुपट्टा ओढ़े रो पहले ख्वाब बुन रही थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। संभालो इस बेशरम लड़की को। दानियाल ने सेबी को रोशानी के पास रखा दिया। दानियाल, क्या हुआ? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? उस दिन उसकी माँ आकर हंगामा करती है और आज मुझे मैसेज करके कहती है कि अपनी लड़की को संभालो।
मगर इस घर की औरतों ने तो आंखों और कान बंद कर रखे हैं। इसका मतलब फायका आंटी ठीक कह रही थी। रुशाने के अंदर खतरे की घंटियां बजीं। उसे ख्वास भागता होकर रोती हुई सेबी को देखा तो गाल पर छवि 5 उंगलियों का निशान भी नजरों की गिरफ्त में आ गया। जिस सेबी को कभी किसी ने सख्त लफ्ज ना कहा हो, उसे आज थप्पड़ पड़ा था। वो लगता क्या है जिसके साथ आधी रात को बैल्कोनी में खड़ी थी? दानियाल सेबी की तरफ लपका। रोशानी लाशोरी तौर पर दोनों के दरमियान हाइल हुई। तुम भी इसके साथ मिली हो? ऐसा नहीं है, प्लीज दानियाल तहम्मुल से बात करें, घर मेहमानों से भरा हुआ है। सेबी पूरी की पूरी उसके पीछे छुप गई थी। इसे नहीं पता घर मेहमानों से भरा है? अगर मेरी जगह कोई और ये मंजर देख लेता। इसका अपना कमरा, वहां सब मौजूद है। ओ मेरे खुदा! वो अपने ही सर के बाल नोचने को था। नहीं, अब बात यहाँ नहीं रुकेगी। मैं चाचा जान और चची से भी अभी बात करूंगा। वो वापसी के लिए मुड़ा और रोशाने तीर की तरह लपक कर उसके सामने आई और दोनों हाथ जोड़ दिए। दानियाल शर्र रह गया। वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, मगर उसके जुड़े हाथ, कपकपाते लब और आंसू से भरी आंखें, वो बेबस हो गया। उसने दूसरी नजर बाजू में चेहरा छुपाए सेबी को देखा और गुस्से से कमरा छोड़ गया। रोशाने की अटकी सांस बहाल हुई। हालांकि वो जानती थी ये सब वक्ती बंद है, जो जल्दी सैलाब में बह जाएगा। माथे से पसीना साफ करते उसने मुड़कर सेबी को देखा और थके थके अंदाज से पास आकर बैठ गई। वो चले गए हैं। रोशानी की आवाज़ पर सेबी ने सर उठाया। क्या हुआ था? रोशानी ने बहुत तहम्मुल से सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ साइम के लिए बारबेक्यू लेकर गई थी। एक सानी को रुककर रोशानी ने अपने अंदर उमटते गुस्से को जब्त किया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है अब आगे क्या होगा? तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सदके मेरी शादीशुदा जिंदगी भी दांव पर लग गई है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सेबी को शर्मिंदगी हुई। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और दानियाल तुम्हारे हर फल का जिम्मेदार मुझको भी समझते हैं। जैसे ये सब तुम मेरी शह पे कर रही हो। तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। सेबी ने अपनी दांस में बेहतरीन मशवरा दिया और रोशानी फट पड़ी। प्यार प्यार प्यार! जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता सेबी। माँ बाप की इज्जत, उनका मान और सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ मायने रखती है। लेकिन मैं ये सब किससे कह रही हूँ? वो थक हार कर कोने में कुशन पर जा बैठी। सेबी ने उसे चोर नजरों से देखा। यकीनन ये दानियाल भाई से मोहब्बत नहीं करती, तभी इसे मेरी फीलिंग समझ में नहीं आती। बल्कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बड़े से गर्म तेल के कढ़ाई में जब पूरी गिरती तो छन की आवाज़ आती, घी के छींटे उड़ते और मेहमान बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग लेते। ये तमाशा सुबह से चल रहा था। हलवाई बच्चों की दिलचस्पी से बेनियाज अपने काम में मगन था। मुलाजिम भाग भाग कर ये गर्मा गर्म नाश्ता अंदर मेहमानों को सर्व कर रहे थे। ये सारा हंगामा घर के पिछले छोटे सेन में जारी था। दानियाल कब से सुकून के साथ खड़ा ये देख रहा था, मगर सेन की स्क्रीन पर रात का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम रहा था। उसकी सुर्ख आंखें रत जगह की गमास थीं। सेबी को उसने उंगली से पकड़कर चलाया था, कंधे पर बिठा कर खिलाया था। वो उसके सर के बाल नोच देती तो वो थप्पड़ मार देता, मगर उस थप्पड़ और रात वाले थप्पड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो प्यार भरा थप्पड़ खाकर सेबी रोती ज़मीन पर लेट जाती तो वो उसके आंसू साफ करता, पुचकार कर फिर से कंधे पर बिठा लेता। क्या अब भी वो पुचकार कर उसके आंसू साफ कर पाएगा? गमो गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अरे भाई, कोई दूल्हा मियाँ को भी नाश्ता करवा दे। सरमद साहब की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटा। सरमद साहब उसका चेहरा देखकर ठटक गए। क्या हुआ दानियाल? अभी तो कुछ नहीं हुआ। चेहरे के साथ साथ लहजा भी अजीब हो गया। कुछ होने वाला है। सरमद डर गए। दानियाल ने फौरन खुद को संभाला और बदकर मुस्कुराया। जी, मेरी शादी होने वाली है। हद करते हो मियाँ, सबकी होती है और तुम्हें तो हम अपनी हीरा बेटी दे रहे हैं। जी। तभी साजिशा बेगम बुलाई हुई आई। लो दानियाल, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? नाश्ता कर लिया है तो रोशाने को पॉलर छोड़ाओ। ये ड्यूटी भी मेरी है। वो बेजार हुआ और उसके लहजे पर सरमद के सामने साजिशा शर्मिंदा हो गई, मगर वो फौरन ही बोल उठे। बच्चियों को पॉलर मैं छोड़ दूंगा, आप दानियाल को अपनी तैयारी करने दें। सरमद दानियाल का कंधा थपथपा कर चले गए तो उन्होंने गौर से बेटे को देखा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो चिढ़कर वहाँ से चला गया। अभी घोड़ी चढ़ा नहीं है, मिजाज आसमानों को छूने लगे। वो बड़बड़ाकर मुलाजमों की तरफ मुतवज्जा हुई। समीना कमरे में दाखिल हुई तो पहली नज़र जुबारिया पर पड़ी, जो तकियों को बाजू में दबोचे सो रही थी। कुछ भी था, लेकिन आले सुबह उसकी आंख लग गई थी और रोशानी उससे पूरी रात पलक नहीं झपकी थी। मुस्तकबिल के रो पहले ख्वाबों की जगह अंदेशे थे जो उसे सहलाते रहे थे।
ये रात तुम्हारे पास आ गई थी। हद है ज़ेबी। ज़ेबी उठ जाओ। समीना ने उसके ऊपर से कंबल खींचा तो हड़बड़ाकर जागी। क्या हुआ? डर क्यों गई हो? सारा घर नाश्ता करके फारिग हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। समीना जल्दी जल्दी कंबल को तय करने लगी। सेपी ने गर्दन घुमाकर रोशानी को देखा। वो नहाकर अपने गीले बालों में कंघा फेर रही थी। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता करो और रोशानी के साथ पार्लर चली जाओ। अम्मी, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी। सेबी ने आहिस्ते से कहा। वो भी दानियल का सामना नहीं करना चाहती थी। बहन के साथ तो जाओगी ना, उसे अकेले तो नहीं भेज सकते। समीना कहकर कमरे से निकलते निकलते रुक गई। नजर रोशानी पर थी। क्या बात है रोशनी, रात ठीक से नहीं सोई? जी अम्मी, नींद नहीं आई। वो आहिस्ते से बोली। सेबी ने चोर नजरों से उसे देखा। बेटा, कोई टेंशन है? समीना पास आई। नहीं अम्मी, कोई टेंशन नहीं। उसे आंसू पी लिए। होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने पास आकर पेशानी चूमी। नाश्ता अच्छी तरह करना और नकम्मी लड़की तुम भी उठ जाओ। मैं मेहमानों की फिक्र करूं या तुम लोगों की? बहन, और अपना नाश्ता लेकर आओ। वो चाहते चाहते सुवारिया को लताड़ गई। रोशानी। सेबी के पुकारने पर वो बगैर जवाब दिए उठकर अपना पॉलर ले जाने वाला सामान बैग में रखने लगी थी। प्लीज़ अपनी शादी के दिन तो मुझसे नाराज ना हो। मेरी वजह से अपनी खुशी क्यों खराब कर रही हो? खुशी? बैग में सेव का डब्बा फेंक कर मुड़ी। मेरी शक्ल देखो। दानियाल जो तूफान उठाने वाला है, उससे मेरा दिल अभी से कांप रहा है। ऐसे में लड़कियां खूबसूरत बातें सोचती हैं कि उनके होने वाला दूल्हा ये कहेगा वो कहेगा, और मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की बेवकूफ़ियों का बोझ उठाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है आगे क्या होने वाला है? रोशाने फट पड़ी थी। ये सारी बातें तुम रात को भी मुझसे कह चुकी हो, वो बेसारी से बोली। रोशानी को मज़ीद गुस्सा आया, मगर उसके बोलने से पहले ही उनकी कज़न मोबाइल उठाए आ गई। ज़ेबी, तुम्हारा फ़ोन बार बार बज रहा है, किसी साइम की कॉल है। उससे शौकी से आंखें चपकाईं। रोशानी ने मोबाइल हाथ से ले लिया। हाँ, हमारे हमसाए हैं। मैंने उसे कुछ चीज़ें लाने भेजा था। ज़ेबी बेड से उतर कर करीब आई। कज़न के जाते ही रोशानी ने कॉल अटेंड की थी। ज़ेबी, तुम ठीक हो? दानियाल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? साइम का लहजा बताता था कि दानियाल का थप्पड़ सारी रात उसकी गाल पर सुलगता रहा था। फिर भी उसे खुद से ज़्यादा सेबी की फिक्र थी। क्यों हमारी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? रोशानी फट पड़ी। तुम तो लड़के हो, सारा कुछ करके भी पाक साफ रहोगे, मगर सेबी तुम्हारे नाम से बदनाम हो गई तो कहीं की नहीं रहेगी। सेबी निचला होंठ चबाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि रोशानी साइम से ऐसी बात करे, मगर रोक भी तो नहीं सकती थी। रोशानी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। हम दोनों शादी करेंगे। ये नामुमकिन है। क्यों? ये अपनी माँ से पूछो। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा वो ज़ेबी से नफरत करती हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम दोनों को डांट लेती, मार लेती, मगर कभी दानियल को मैसेज ना करती। साइम शर्शर रह गया। तो क्या मम्मा ने? समझ जाओ साइम, तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। इसी खुदा का वास्ता जुबैरिया का पीछा छोड़ दो। कथिल लहजे में कहकर रोशानी ने कॉल काट दी थी। फिर मोबाइल अपने बैग में डालकर जिप बंद कर दी थी। रोशानी, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। सेवी रोने वाली हो गई। शट अप! रोशानी गुस्से से चिल्लाई और बैग उठाकर बाहर गई। अम्मी, मुझे जेबी से शादी करना है। जहाँ फायका के हाथ से छुरी छूटी, वहीं गर्म चाय का घूंट इब्राहिम के होंठ चला गया। एतवार का दिन था और फायका को आज बहुत कुछ बनाकर फ्रीज करना था। तभी वो सुबह से किचन में बिजी थी। साइम छुट्टी के दिन वैसे भी देर से नाश्ता करता था और कुछ रात के गुस्से में उन्होंने आवाज़ भी नहीं दी। यही ख्याल था कि रात दानियाल ने उनकी अकल टिकाने लगा दी थी, तब शर्मिंदगी से नीचे नहीं आ रहा होगा, मगर उससे गोया बम फोड़ा था। कुछ भी बोलने से पहले फायका ने इब्राहिम साहब की तरफ देखा। क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? तुम्हारी उम्र है शादी की। उन्होंने हंसकर बात टालना चाही। फॉर गॉड सेक, मुझे बच्चा समझना छोड़ दें। बस जेबी के घर रिश्ता लेकर जाएं। बस हमारी मंगनी हो जाए। साइम की हठधर्मी पर फाका गुस्सा आ गया। उस जेबी के घर रिश्ता लेकर जाऊं जिसकी माँ ने कहा था कि मैं साइम जैसे लड़की अपनी बेटी के सर से वार कर फेंक दूं? मेरा बेटा इतना फालतू है? आपको अपने बेटे की जितनी परवाह है मुझे अच्छी तरह पता चल गया है। इतना बदलिहाज लहजा कि इब्राहिम को बेख्तियार उसे टोकना पड़ा। अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रहे हो? माएँ ऐसी होती हैं। इन्होंने तो मेरे साथ दुश्मनी की है। क्या कहा था दानियाल भाई को फ़ोन करके? मैंने सिर्फ मैसेज किया था। क्या लिखा था? बेटे की चढ़ा उन्हें और दबा गई। अपनी बहन की करतूत आकर देखो, ये लिखा था।
आपने बहुत गलत किया था। वो चिल्लाया। आपने जेबी और मेरी पोजीशन मशकूक कर दी। मैं नहीं जानता। आप उनके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं और उनसे माफ़ी मांगें। माँ को उनके कदमों में ले जाकर बैठा दो। कोई शर्म, कोई हया करो। अम्मी, आप जा रही हैं या नहीं? हरगिज़ नहीं। वो लड़की इस काबिल ही नहीं कि हमारी बहू बन सके। बात बढ़ती चली गई। लिहाज मुरवत सब उठ गए। फ़ायका को माँ होने का मान था तो साइम को इकलौता होने का अज़्म, और ये अज़्म इतना बढ़ा कि माँ का मान टूट गया। साइम ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। मुझे यकीन है शादी की पहली रात तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। रुशाने ने गहरी सांस भर के नजरें उठाईं। सुनहरी काम वाली शेरवानी में मुलबूस आज भी उसके सामने घर का बड़ा बेटा बैठा था। कौन कहता है रिश्ते बदल जाएं तो जज्बे भी बदल जाते हैं। उससे अपने अंदर की कुरलाहट का गला घोंटा। नादान है, समझ जाएगी। उसे साइम से मिलने से मना किया था। अब मना किया है। अब तक मिलती आई थी, बचपन की दोस्ती है, एक दूसरे के साथ आना जाना है। अब एकदम से पाबंदियां लगी हैं तो दोनों तस्लीम नहीं कर रहे। आप इस मामले को रिवायती सोच के साथ देखेंगे तो कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे। मध्यम लहजे में बोलते हुए सेबी का मुकदमा लड़ रही थी। पूरे फंक्शन में दानियाल से घबराती सेबी किसी एक रस्म में भी शामिल नहीं हुई थी। तबीयत की खराबी का बहाना करके एक तरफ छुपी रही। लेकिन कब तक? दोनों को इसी घर में रहना था। आमना सामना हो ही जाता। मैं उससे बात करूंगा। उसे समझाना होगा। खिलौनों से खेलते खेलते घर की इज्जत के साथ खेलने लगी है। दोनों के दरमियान चुप कुंडली मारकर बैठ गई। खामोश लम्हे वक्त की गोद में गिरते माजी बनते जा रहे थे। रोशानी ने इस चुप से हाथ छुड़ाया तो चूड़ियां खनक उठी। दानियाल ने चौंक कर देखा तो नजर हनाई हाथ पर गई। दानियाल ने बेख्तियार रोशानी को देखा। रोशानी को नहीं, अपनी दुल्हन को। उससे बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। रोशानी। रोशानी खुद में सिमट गई। चलो, नई जिंदगी का आगाज नए अंदाज और नए एतराफ़ से करते हैं। जब अम्मी ने मुझे पहली बार पूछा कि मैं तुम्हारी शादी रोशानी से करना चाहती हूँ तो तुमने उस दिन फिरोजी दुपट्टा ओढ़ रखा था। किसी ने सच ही कहा था, रिश्ते बदल जाएं तो जज्बे बदल ही जाते हैं। किचन से मज़ेदार खुशबुएं उठ रही थी। नाश्ते में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो समीना ने नहीं बनवाई थी? सायशा बेगम दरवाजे में खड़ी समीना की अफरा तफरी देखकर मुस्कुराती रहीं। लगता है आज कुछ खास एहतमाम है। हाँ, लड़की के मायके से नाश्ता जाएगा, आज तो होगा। वो हंसी। देख लो, अब खुद ही हमें ससुराल वाले बना रही हो। दोनों आपस में नोक झोंक करके समदन वाले रिश्ते को एंजॉय कर रही थी। रोशानी कमरे से बाहर आई। उसके होंठों पर खिली मुस्कान देखकर ज़ोबारिया ने खुद को पुरसुकून होता महसूस किया। लपक कर उसके गाल चूम लिए। तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हें खुश देखकर मैं कितनी खुश हूँ। वरना सारी रात यही सोचती रही, तुम्हें मेरी वजह से ना जाने क्या सुनना पड़ा होगा। लेकिन लगता है उन्होंने कुछ और ही सुना डाला। सेबी ने शोही से खोनी मारी। दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चल रही थीं। बहुत मुश्किल से समझाया है। बस यूं समझो, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम साइम से कोई राब्ता नहीं रखोगी। नहीं रखूंगी, आई प्रॉमिस। उससे महज रोशानी को मुतमिन करने के लिए हामी भर ली थी। दोनों एक साथ ही किचन में दाखिल हुई। समीना रोशानी को देखकर निहाल हुई तो साजदा ने फट से बलाएं ली। कुछ आकर हाथ ही बटा दो। समीना ने जेबी को टोका जो फ्रेंच टोस्ट देखकर बेकरार हुई थी। ये आ तो गई है। उससे बाकी हॉटपॉट खोलने शुरू किए। हाँ, एक दिन की दुल्हन को किचन में खड़ा कर दो। समीना ने उसके हाथ पर हाथ मारा था। अब तो मुझे ही डांट पड़ेगी ताई अम्मी। उससे हंसफे आदत मदद चाही मगर उन्होंने आराम से रोशानी का हाथ पकड़ लिया। भाई, मैं तो अपनी बेटी ले जा रही हूँ, तुम माँ बेटी आपस में निमट लो। सुपारियाँ मुंह खोले उन्हें जाते देखने लगी। अब कुछ समझ में आया, मुंह बंद कर लो। उन्होंने तो रोशानी पर पूरा कब्जा कर लिया है। ऐसा ही होता है, अब माँ का हाथ बटाओ। दानियाल ने सुपारिया को अकेले में बिठाकर बहुत कुछ समझाया था। उसी कम उम्री, खानदान की इज्जत, लड़कियों की जिम्मेदारियां। वो खामोशी से गर्दन झुकाए सुनती रही। उसे डर था मामला बड़ों तक न चला जाए या दानियाल उसका कॉलेज जाना बंद न कर दे। बस इतना याद रखना ज़ेबी, बच्चे माँ बाप के ट्रस्ट के सहारे घर से निकलते हैं, कभी उसे मत गंवाना। इस ट्रस्ट पे इतनी सी भी दरार आई तो कोई तुम पर जिंदगी भर इतबार नहीं करेगा। जब तुम इस उम्र में पहुंचोगी कि अपने फैसले खुद कर सको तो यकीन जानो उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। जी, मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगी। खूब पढ़ो, अपने पैरों पर खड़ी हो। वो वक्त होगा जब तुम अपने बारे में खुद फैसले का इख्तियार रखोगी। लेकिन इस वक्त, इस उम्र में, जब हर चमकती चीज़ सोना लगती है, हम तुम्हें फैसले का इख्तियार नहीं दे सकते। अभी तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात सुनना होगी, हमारी बात सुनना होगी।
वो भाई से ज़्यादा बाप बनकर समझा रहा था। वो समझी थी या नहीं, लेकिन उससे बहुत से वादे ज़रूर कर लिए थे। तुमने मेरी खातिर घर छोड़ दिया। बिलाकर मोबाइल सभी के हाथ लग ही गया था और पहली इत्तला यही थी। अब तुम कहाँ हो? फिलहाल मुराद के घर हूँ, मगर घर वालों को ये नहीं मालूम। तुम भी मत बताना। वो कौन सा मुझसे पूछने आएंगे? लेकिन तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे तो फाइका आंटी मजीद मेरे खिलाफ हो जाएंगी। हालांकि पहला ख्याल दिल में यही आया था कि अच्छी बात है, अब फाइका आंटी को मेरी अहमियत का एहसास होगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बस इतना बताओ, प्रपोजल आया तो मेरा साथ दोगी ना? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मगर वो मुझसे सब थी। इतनी जल्दी मंगनी, रिश्ता, शादी, इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। अगर मगर कुछ नहीं, बस साफ कह देना तो मुझे पसंद करती हो। डरने की जरूरत नहीं। वो पूरी तरह उलझ गई थी। चलो ठीक है, मामा की कॉल्स आ रही हैं। मैंने 2 दिन से उनसे बात नहीं की तो अब लगता है मेरी बात सुन लेंगी। और साइम को लगता नहीं, पूरा यकीन था कि अब वो अपनी बात मनवा लेगा। वो मुराद के घर के लॉन में था। सारी रोशनियां जल रही थीं, जिनके ऊपर परवाने चकरा चकरा कर गिर रहे थे। सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा है। उसने जैकेट की कॉलर ऊपर की और अपनी सुर्ख नाक को सहलाया। उसकी सुर्ख होती नाक फाइका को हमेशा बेचैन कर देती थी। वो ऑफिस से थकी आती या घर के कामों में उलझी होती, फौरन उसके लिए चिकन कॉर्न सूप बनाने खड़ी हो जाती। साइम को भाप उड़ाते सूप की महक सताने लगी। कॉल फिर से आने लगी थी। हेलो, लहजे में न रूठा बंदर आया। साइम बस करो, क्यों हमें तकलीफ दे रहे हो? उनकी रोई रोई आवाज़ पर वो एक लम्हे को बेचैन हुआ, मगर हारने को तैयार नहीं था। स्टार्ट किसने किया था? तुम्हें क्यों लगता है हम प्रपोजल भेजेंगे और वो लोग फौरन कबूल कर लेंगे? तुम्हारे पास है क्या? तालीम अधूरी है, कम उम्र हो, अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो। वो बात की बातें हैं। साइम रखाई से बोला। हर बात अपनी तरफ से फर्ज न कर लें। घर नहीं आओगे? उन्होंने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया। अंदर आते इब्राहिम ने गहरी सांस ली। अभी एक दिन और एक रात गुजरी थी। फायका की हिम्मत जवाब देने लगी। आप प्रपोजल ले जाने का वादा करें, मैं घर आ जाऊंगा। उससे कॉल काट दी। गोया उन्हें सोचने के लिए मजीद वक्त दिया था। फायका ने दिल गिरफ्तार होकर मोबाइल रखकर इब्राहिम को देखा। क्या हुआ, नहीं आ रहा? फायका ने मायूसी से नफी में गर्दन हिलाई। उसे कुछ दिन धक्के खाने दो, तभी अकल टिकाने आएगी। जब दूसरों के टुकड़े खाने पड़ेंगे तो माँ बाप के घर की ऐश याद आएंगी। उन्होंने गुस्से से कोट उतार फेंका। फायका खामोशी से उठकर हैंगर करने लगी। हथेली का छाला बनाकर पाला है, अब उसी तरह दुख देगा। उनकी आवाज़ भीगने लगी तो वॉशरूम में घुस गए। बाप भी कमजोरी दिखाने लगे तो माओ को कौन संभाले। उस रात सिर्फ सुबारिया सरशारी में सोई थी। साइम ने उसकी खातिर घर अपने माँ बाप छोड़ दिए। वो मकरूर हो गई थी। मुराद ने उसका बहुत ख्याल रखा था। कंबाइन स्टडी का बहाना भी चल गया। वो मज़े में था, मगर बकरी की माँ कब तक खैर बनाती। और खुद बकरा उसे भी छुरी तले आना ही था। मुराद के डैड को पता चल गया था कि वो किसी लड़की की खातिर घर छोड़ आया है। उन्हें अपने बेटे की फिक्र लाक हो गई, और यहाँ तो साथ बेटी भी थी। वो पर्स मुराद पर रहे थे और सुना साइम को रहे थे। साइम को उसी रात ये महफूज पहनाकर छोड़नी पड़ी। रात भी कौन सी, दिसंबर की रात, बेहद सर्द और हड्डियों में उतरती लाहौर की धुंध भरी रात। जोबारिया वीडियो कॉल पर उसकी हालत देखकर तड़प उठी। वो पार्क में बेंच पर बैठा बार बार चीख रहा था। उसके हक में दरख्त अंधेरे में डूबे थे। कुछ दूर उसकी बाइक खड़ी थी। वो गुस्से में किसी दोस्त की तरफ नहीं गया। फॉर गॉड सेक साइम, तुम्हें मेरी कसम, इससे खुद को तकलीफ मत दो, घर आ जाओ। फिक्र न करो, मरूंगा नहीं। तुमने कुछ खाया? हाँ, गमे मोहब्बत। वो मजनू नहीं था। अब दिल चाहता कि कोई घर बुला ले, मगर आज किसी की कॉल नहीं आई थी और उठ जाते अना आड़े आ रही थी। वरना इस वक्त चला जाता तो डिनर टेबल सजी होती। मामा ने क्या पकाया होगा? ना जाने कहाँ से तली हुई मछली की खुशबू आने लगी। उसकी भूखी अंतड़ियों ने दहाई थी। साबित हुआ सबसे बड़ी हकीकत भूख है। बाकी हर जज्बे का नंबर बाद में आता है। उसको गर्म कंबल में घुसी सेवी पर गुस्सा आने लगा। उसकी खातिर यहाँ बर्फ हो रहा था। अंगूठे की हल्की सी जंबीर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सेबी ने सेल फोन रख दिया। शायद साइम का नेट पैकेज खत्म हो गया था। उससे कंबल हटाया। कमरा गर्म था। उससे उठकर बैल्कोनी का दरवाज़ा खोला। सर्द हवा उसके वजूद की सारी गर्माइश चुरा ले गई। एक झुरझुरी लेकर वो खुले आसमान तले आ गई। जब मोहब्बत का सुरबुर एक जैसा है तो कर्ब भी आधा आधा होना चाहिए। एक अनजान नंबर से कॉल आई थी, मगर फाइका इब्राहिम के ज़मीन और आसमान हिल गए।
साइम को गोली लगी थी। कब, कहाँ, कैसे, सारे सवाल बेमानी होकर रह गए। दोनों दीवानावार हॉस्पिटल की तरफ भागे। हादसा सिमट में नहीं आ रहा था और हाथ पांव बेजान हो रहे थे। एक अनहोनी का एहसास होने के आगे सरपट भाग रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या जी पाएंगे? वो अपने ही अंदर सहमे हुए थे, मगर उसे जीता जागता सांस लेता देखकर वो दोनों मर के जिए थे। उसके दोस्त उनसे पहले वहां पहुंचे थे। फायका और इब्राहिम को देखकर खिसक गए। गोली बासु को छूकर गुजरी थी। बाइक छीनने वालों के साथ हाथापाई हो गई थी, साइम ने बताया। उसे सीने से लगाकर फायका ने जो रोना शुरू किया तो वो साइम को भी शर्मिंदगी होने लगी। आंसू साफ करके इब्राहिम ने बामुश्किल उसे अलग किया था। बस हमें तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो बस एक ही जुमले की तकरार कर रही थी। साइम को लगा वो बाजी जीत गया है। जवानी फल काट कर प्लेट में रखते उसका ज़हन साइम में उलझा था। अस्पताल से पहली कॉल उसे जुबारिया को की थी। वो उसकी खातिर कितने बड़े हादसे से दो चार हुआ था। अगर उसे कुछ हो जाता, वो अब भी सोचती तो काम चाहती। प्लेट भर गई थी, मगर वो अपनी सोचों में घूम काटे जा रही थी। तभी रोशानी गुस्से में भरी किचन में आई। ये क्या तमाशा है? तुम बता नहीं सकती थी? ला तो रही हूँ। मैं जवानी फल की बात नहीं कर रही। उसे गुस्से से प्लेट खिसकाई। तो उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो साइम के पेरेंट्स तुम्हारे लिए लाए हैं। रोशानी ने दांत पीसे। जोहारिया के हाथ से छुरी गिर गई। कुछ लम्हे मुंह खोले रोशानी की बात समझने की कोशिश की और जब आवाज़ वाहिल हुए तो ड्राइंग रूम की तरफ भागी। रोशानी ने गहरी सांस भर के चाय का पानी रखने लगी, जो ना जाने किसी को पीना नसीब होना थी या नहीं। ड्राइंग रूम में इतने लोग थे, मगर सबके सब खामोशी की बुकल मारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। जुबारिया ने खिड़की से बारी बारी सबके तासुरात जानने की कोशिश की और डर गई। तभी जुबैर साहब एकदम हंस दिए। सरमद साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर जो किसी हद तक साबेहाल थे। उनके चेहरे पथराए हुए थे। आप भी हद करते हैं इब्राहिम साहब। माना साइम आपकी इकलौती औलाद है। माँ बाप के दिल में ढेरों अरमान होते हैं, मगर ऐसी भी क्या जल्दी? जुबैर साहब ने हल्के फुल्के लहजे में खामोशी तोड़ दी। ये तो वही बात हुई, पालने से निकलते ही हाथ पीले कर दो। सरमद साहब हंसे। अभी उम्रें ही क्या हैं बच्चों की। फायका ने नजर उठाकर समीना को देखा। कितना मुश्किल था इतना कुछ होने के बाद आकर झोली फैलाना। तान्याल ने बेचैनी से पहलू बदला। और वैसे भी जुबारिया तो भी बच्ची है, उसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। हम भी शादी का नहीं कह रहे, मंगनी कर देते हैं, शादी बाद में। इब्राहिम साहब मध्यम लहजे में बोले। एक बार कह दिया कि हमें जुबारिया की शादी नहीं करनी तो बात खत्म। तान्याल झुंझलाकर बोल उठा। बाहर खड़ी से भी दिल मिला गई। सरमद और जुबैर साहब को भी तान्याल का लहजा अच्छा नहीं लगा। जल्दी तो हमें भी नहीं थी, मगर बच्चों की खुशी तो देखना पड़ती है। फायका का लहजा खारा हुआ और बेबस था। सिर्फ अपने बच्चे की बात करें फायका, समीना तलखी से बोली। दोनों बच्चे। इब्राहिम साहब ने जुमला मुकम्मल करने से कबल हल्का सा वल्फा देते कोई अपने लफ्ज़ बोले, फिर जुमला मुकम्मल कर दिया। एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सदमे से सरमद साहब गूंग से हो गए। जुबारिया के अंदर घबराहट सी उठी। फायका ने फौरन बात संभालना चाहिए। देखिए, हमारी बात का गलत मतलब मत लें। आज के दौर के बच्चे हैं, समझते हैं कि अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। और हर चीज़ क्या है, सब कुछ देखा भाला है। ना आपको तहकीक की ज़रूरत है ना हमें। बस बहुत हो गया फायका, अपने बेटे की करतूतों की वजह से हमारी बेटी को बदनाम ना करो। समीना को गुस्सा आ गया। फायका रूहान सी हो गई। मैं क्या करूं? इसी बात की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ गया था। मैं क्या करूं? वो जेबी की वजह से मरने की धमकियां दे रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ये उसका फल है। आप लोग तशरीफ़ ले जाएं, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। दानियाल ने बात ही खत्म कर दी। दानियाल, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या हर्ज है? इब्राहिम साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहते सरमद और जुबैर साहब को देखा। ये सब क्या है समीना? सरमद उनके अंदाज पर झटके और समीना ने फट से सारा इल्ज़ाम साइम पर धर दिया। उनकी मासूम बेटी को बरकरा रहा है। खुदा के लिए अम्मी झूठ मत बोले, मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। सोबारिया ने हथेलियाँ मसलीं। घबराहट में पसीने छूट रहे थे। अंदर सब एक साथ ही बोलने लगे। अब होश हो? सोबारिया रोशानी की आवाज़ पर पलटी और मुल्तजाई लहजे में बोली। प्लीज़ रोशानी, जाकर सबको समझाओ ना। क्या, कि उनकी बेटी भी यही चाहती है? क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में झगड़ने की बजाय एक बार जेबी से भी पूछ लें। इब्राहिम साहब की आवाज़ पर सोबारिया सुनसी हो गई। हमें खुले जहन से सोचना होगा। पसंद की शादी जुर्म तो नहीं। आपके यहाँ उसे खुला जहन कहते होंगे, हमारे यहाँ बेगैरती समझी जाती है।
हमारे घर की लड़कियां इतनी बेलगाम नहीं हैं। सरमद साहब तल्खी से बोले। रोशानी ने तंज़ी अंदाज में सेबी को देखा। और ज़माना कितना भी बदल जाए, हमारे घर की रवायत अभी भी वही है। लड़कियां तो एक तरफ, लड़के भी अपने फर्माबरदार हैं कि माँ बाप की पसंद को तरजीह देते हैं। सुबैर साहब ने लुकमा दिया। आपने यहाँ आकर हमारी इज्जत अफजाई की, दोबारा मत आइएगा। सरमद साहब ने बात खत्म कर दी। जुबारिया ने बेबसी से होंठ चबा डाले। आप एक बार जुबारिया से तो पूछ लें। फाइक का लहजा मुल्तजी हो गया। वो साइम को जाकर क्या जवाब देंगी? आखिर उसकी ख्वाहिश भी तो। उसकी ख्वाहिश? दानियाल ने बात कथा की। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर देते हैं। दानियाल ने जुबारिया को आवाज़ दी, इतनी बुलंद कि वो घर के किसी भी कोने में होती तो भाग आती, मगर अब वो काम काम गई थी। पता नहीं वालदेन को अंधा एतबार क्यों होता है और जवान औलाद उनका मान न रख पाए तो। रोशानी ने जुबारिया का ठंडा हाथ थाम कर सोचा और अंदर ले गई। हार या बाहर, फैसला आज ही हो जाए। जो तूफान उठना है आज ही उठे। सबकी नज़र जुबारिया पर जमी थी और जुबारिया को लगा पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। कहीं कोई सिलसिला आया था या आने वाला था, और उस सिलसिले में क्या मलिया मिट होना था? वालदैन का भरोसा या सेबी की मोहब्बत? सेबी को सरमद और जुबैर साहब के दरमियान बैठाते रोशा ने दहल कर सोचा। वो उनके दरमियान सहमी हुई चिड़िया लग रही थी, जिसे अपना घोंसला भी प्यारा था और परवास की ख्वाहिश भी रखती थी। साइम की बेचैनी उसे दरवाजे तक ले आई। गुड़िया, पता नहीं क्यों उन्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम और। सरमद के अल्फाज साथ छोड़ गए। इस शराब में साइम दरवाजे के दरमियान आ गया। बेटा, इन्हें बता दो हमारे यहाँ लड़कियां अपने रिश्ते खुद नहीं तलाशती, और अभी जो बेटी मुंह खोल ले तो सारे भरम मुंह के बल गिरेंगे। फाका ने तलखी से सोचा। अपने कामते हाथों को गोद में रखते से भी नसें उठाई। सारी कायनात दरवाजे में सिमट आई थी। साइम ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। अरे बेटा, कुछ मुंह से फूट कर ही तमाशा खत्म करो। ये लोग तुम्हारी मर्जी से रिश्ता लाए हैं या हमारे मुंह पर रुसवाई थोपने की कोशिश कर रहे हैं? साजिदा बेगम इस सारी सूरत हाल से उकता गई थी। सरवन ने प्यार से सेबी के सर पर हाथ रखकर मोरल सपोर्ट दी। इस मनु भोज तले सेबी की गर्दन नफ़े में हिल गई। डूबने उभरने की कैफियत खत्म हुई तो घर भर के चेहरे की रौनक लौट आई। साइम सर चेहरे के साथ यकटक सेबी को देखे गया। सेबी ने अपने आंसू साफ करते हुए नजर उठाई। साइम 2 कदम पीछे हटा, फिर तेजी से वहां से चला गया। वो आखिरी नजर सेबी के कलेजे में तीर की तरह घुस गई थी। छोटे से लॉन में सर्द पत्तों का बसेरा था। छोटी छोटी टूटी शाखें और बेरंग क्यारियाँ। रोशाने हर रोज़ सया करती इन क्यारियों में नई खाद नए पौधे लाने हैं। आती बाहर की आहटें तभी तो महसूस होती जब इन क्यारियों में नई पनीरी लगती। कंवारेपन का बांकपन और बेफिक्री तमाम हुई थी और वो मुकम्मल घरस्तन बन गई थी। बाकी जिम्मेदारियों के साथ आनेल के काम भी उसी के जिम्मे थे और वो ऐसी सर्द तितली की तरह लॉन में चकराती जिसके परों से ताकत परवास निचोड़ ली गई हो। उसके कदमों में सर्द पत्ते चुरमराते तो लगता उसके बेचैन दिल का नोहा पड़ते हैं। वो गर्दन उठा उठा कर साथ वाले घर को देखती, मगर वो कहीं नहीं था। न पिछली बैल्कोनी में, न सामने वाला टेरेस। उसकी परछाई तक दिखाई न देती। कभी कभी रात को उसके कमरे की लाइट चलती रहती और वो घंटू झूले पर बैठी उसकी आहट की मुंतज़िर रहती। इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो तो उसका सामना करती। हाय, वो एक लम्हा। वो तासुब से हथेलियाँ रगड़ रगड़ कर सुर्ख कर लेती। ये मैंने क्या कर दिया यार रोशाने? ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो उससे मोहब्बत करती थी, फिर झूठ कैसे बोल गई? बस करो ज़ुवारिया, जो बात ख़त्म हो गई उसे अब रहने दो। रोशाने बेजार हो गई। साइम क्या सोच रहा होगा, मैंने उसे धोखा दिया। शुक्र करो ये बात तुम्हारे पेरेंट्स नहीं सोच रहे। तलही से कहकर रोशाने को खुद ही अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। उसकी छोटी बहन थी, कुछ भी है उसे सुबारिया की दिलजोई करना चाहिए। सेबी मेरी जान। उसे प्यार से उसके बिखरे बाल समेटे। मोहब्बत करना बहुत आसान है, मगर उसके तकाज़े निभाना बहुत मुश्किल, खास तौर पर एक लड़की के लिए। इसीलिए समझाती थी कि एक दिन साइम की मोहब्बत और वालिदैन का मान आमने सामने आ गया तो क्या करोगी? अगर मैंने ठीक किया तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी, इतनी बेसुकूनी क्यों है? कटोरा से आंखें लबालब भरी थीं। सुकून भी आ जाएगा। तुम कॉलेज जाना शुरू करो, खुद को मसरूफ़ रखो। वक्त से पहले किए गए फैसले सिर्फ और सिर्फ हमारा रास्ता खोटा करते हैं। जब मुनासिब वक्त आएगा तो तुमसे पूछा भी जाएगा और तुम्हारी राय का एहतराम भी किया जाएगा। और याद रखो, अगर साइम तुम्हारा नसीब है तो वो सारी दुनिया घूमकर तुम तक आ जाएगा। सेबी खामोशी से उसकी गोद में सर रख कर लेट गई और शाने का रोवां रोवां उसके लिए मखूद हुआ था।
उसकी छोटी सी बहन ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, उसे सिला भी उतना ही बड़ा मिलना चाहिए था। किचन में मसरूफ फाइका ने मुड़कर देखा। साइम कुर्सी की सीट का बैठ रहा था। आज कितने दिनों बाद वो कमरे से निकला था, वरना वो नाश्ता बनाकर रख जाती। कभी वो कर लेता, कभी यूं ही रह जाता। इब्राहिम साहब ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो साइम को नहीं छेड़ेंगी। वो खुद उस फेज से बाहर आएगा और फायका का दिल दहलता रहता, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। आज उसे कॉलेज के लिए तैयार देखकर वो खुश हो गई। आखिरकार साइम ने खुद को संभाल लिया था। उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी पसंद का ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी मामा। साइम की आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा। वो ड्राई फ्रूट वाला जार खोल रहा था। मैंने पिछले दिनों आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, बस तुम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने रसानियत और प्यार से कहा। वो खुश थी, अल्लाह ने खुद बहुत उनका मसला हल कर दिया था। उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया था। बहुत दिनों के बाद गिटार की मुदर धुन से जुबारिया की नींद टूटी। उससे लगा ख्वाब है। फिर उससे गर्दन मोड़कर बैल्कोनी की तरफ खुलने वाले दरवाजे को देखा। दरवाज़ा लॉक था। रोशानी कहती थी उसकी चाबी गुम हो गई है। हो सकता था गुम ही हो गई हो, मगर जुबारिया को वो रोशानी की बेड साइड टेबल से मिल गई और उससे खामोशी से संभाल ली थी। फिर वो एकदम बैठ गई। ना ख्वाब था, ना शराब। आवाज़ सच में आ रही थी। एक बार, सिर्फ एक बार उसे एक्सप्लेन तो कर दूं, मैं बेवफा नहीं, मजबूर हो गई थी। अकल हाथ जोड़े मिन्नतें कर रही थी, मगर दिल ने लॉक भी खोला और उससे फिर से खुले आसमान तले ले आया। साइम। साइम की उंगलियां थमी थी। वो खड़ा हुआ, मगर उसकी तरफ मुड़ा नहीं। वो उस बेवफा लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। साइम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। बेहद सर्द रीलिंग पर दोनों हथेलियां जमाते वो मुल्तजी लहजे में बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। वो गुस्से से पलटा, जायहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, दोनों हाथ उसके हाथों पर जमाते घुराया। तुम इतने दिन मुझे बेवकूफ़ बनाती रही, तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तो पहले कह देती। इतने तमाशे की क्या ज़रूरत थी? मेरी भी इंसल्ट करवाई और मेरे पेरेंट्स की भी। क्या सोचते होंगे मैं इस लड़की की खातिर घर छोड़कर गया था? उसके हाथों के दबाव से जुबारिया की हथेलियां सर्द लोहे में कड़ी हुई थीं। मैं पजल हो गई थी, वहां सब मौजूद थे। वो तकलीफ से कराही, क्या मुझ पर प्रेशर नहीं था? साइम गुस्से से पीछे हटा। तुम लड़के हो, कह सकते हो। एक हाँ कह थी जुबारिया, हमारा फ्यूचर तुम्हारी हाँ पर अटका था, लेकिन तुमने मुझे ही मुंह के बल गिरा दिया। किस कदर एम्बैरसिंग सिचुएशन बना दी। तुमने मुझे धोखा दिया है ज़ेबी, मुझे चीट किया है, और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो नफरत से कहकर जाने लगा तो वो चिल्ला उठी, साइम लड़की के लिए मोहब्बत करना आसान नहीं होता। तुम्हें तो पूरी आज़ादी है, अपनी बात मनवाने के लिए घर तक छोड़ सकते हो, और हमें हमें अपने माँ बाप की शक्ल देखना होती है। हमारे लिए आसान नहीं है साइम। तो मोहब्बत क्यों करती हो? वो तीर की तरह पास आया। जब पता है कि वक्त आने पर हार जाओगी तो क्यों हमें इस मुकाम तक लाती हो? से भी लाजवाब सी हो गई। सुनो जुबारिया सरमद, मुझे ये छुप छुप कर करने वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। जब सबके सामने आकर कहने का हौसला करो तब मुझसे बात करना। वो रीलिंग पर हाथ मारकर चला गया। जुबारिया रीलिंग के साथ ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। कहाँ से लाएगी वो इतनी हिम्मत कि सबके सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर सके। वो बेहद खामोशी और बेदिली से नाश्ता कर रही थी, बल्कि नाश्ते का तो मूड ही नहीं था। सिर्फ अप्पू की वजह से आना पड़ा। ना आती तो वो कमरे तक आ जाते। रोशाने दानियाल की ऑफिस की तैयारी में मदद दे रही थी। समीना ने मज़ेदार आलू के पराठे बनाए थे। सुबैर और सरमन नाश्ते के साथ साथ अपने खाते खोले बैठे थे। ठीक से खाओ और ये अपने अब्बू को दो। समीना ने ऑमलेट की प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। सुबारिया ने प्लेट सरमद की तरफ बढ़ाई। क्या बात है, हमारी चिड़िया इतनी चुप चुप क्यों है? पढ़ाई का बोझ है? मैंने देखा है रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रहती है। जी बस स्टडीज़ की वजह से। डॉक्टर बनना आसान थोड़ी है, मेहनत करना पड़ती है। सरमन ने फौर से बेटी को देखा। जेबी बेटा छोड़ो अपने बाप को। जुबैर साहब ने कप रख दिया। एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, अगर पढ़ाई मुश्किल लगे तो रहने देना, कोई आसान सा सब्जेक्ट पढ़ लो। डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। हमें ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है जिससे हमारी बेटी की हंसी गुम हो जाए। क्या बात कर रहे हैं भाईजान? डॉक्टर बनकर हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। रहने दो बस। जुबैर साहब ने हाथ उठाकर सहमत का खामोश करवाया। जुबारिया का दिल भर आया। सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी मेरे दिल की बात नहीं जान सके। शायद साइम ठीक ही कहता है, मुझे हिम्मत करनी चाहिए थी। ये भी तो हो सकता है मेरे दिल की बात जानकर ये लोग मेरा साथ देते। उसका ज़हन अब दूसरी तरफ सोचने लगा था। उसे साइम पर साबित करना था।
वो बेवफा नहीं है। साइम का स्पोर्ट्स वीक के लिए बनाया गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉलेज में हर लड़की की ज़ुबान पर साइम का नाम और उसके गाने के बोल थे। सेबी को ये सब उसकी एफबी अकाउंट से पता चला था। वो दिल महसूस कर रह गई। साइम से वाबस्ता हर खबर उसे दुनिया से पहले में होती थी। तो क्या अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा? किताबें सामने खुली रहती और हर वक्त यही सोचती रहती थी। सब लोग मुतमिन थे कि उसने खुद को पढ़ाई में गुम कर लिया है। अगली सुबह साइम को अपनी बाइक पर सेबी के हाथ से बना कार्ड रखा मिला था। उसे खोलकर देखा। क्या खत्म हुई हमारी बातें? क्या आ गए आखिरी किनारे? क्या मौसम कुल गुजर चुका है? क्या बिखर गए ख्वाब हमारे? आंखों से कसूर क्या हुआ है? टूटी हुई पत्तियों की सूरत, क्या हमको हंसा ने आ लिया है? एक आग चल रही है लेकिन ये किसने हमें बुझा दिया है? क्या सच है कि अब हमारे दिल में एक और जगह बनी रहेगी? क्या सच है कि अब हमारे दिल में एक दूसरे की कमी रहेगी? इतनी जल्दी नहीं जुबारिया सरमद, वो बड़बड़ाया। बाहर सेबी की वैन का हॉर्न बज रहा था। वैन में सवार होती सेबी ने देखा। उसका कार्ड पुरसे पुरसे था। नस लफ्स लफ्स होकर सड़क पर बिखरी कुर्ला रही थी। वो अभी अभी कॉलेज से वापस आया था। मामा ने उसके लिए फ्राई फिश और फ्रेंच फ्राइज बनाकर ओवन में रखे थे। हालांकि उसने बहुत बार मना किया था कि वो कॉलेज से कुछ ना कुछ खा लेता है। अभी मूड ना हुआ तो वो अपने लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में आ गया। वो और उसका ग्रुप एक सोलो सॉन्ग बनाकर यूट्यूब पर डालना चाहते थे। वो उसी बारे में सोच रहा था कि दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है? सुबारिया ने पाँव से बामुश्किल दरवाज़ा खोला क्योंकि उसके दोनों हाथों में एक दरमियाने साइज़ का बॉक्स था और साइम बगैर खोले बता सकता था कि वो इस बॉक्स में क्या जमा करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नागवारी से गोया हुआ। सुबारिया ने बॉक्स बेड पर रखकर उसे देखा। कैसा अजनबी सा लगता था। न आंखों में शनासाई, न चेहरे पर मुरव्वत। जब ब्रेकअप हो ही गया है तो निशाने संभाल कर क्या करेंगे? वापस करने आई हूँ। दिल एहतजाजन चिल्लाया तो वो लब काटने लगी। साइम ने मग रखा, उठकर अलमारी तक गया। अलमारी खोलकर उस जैसा एक बॉक्स निकालकर दूसरे के करीब रख दिया और बगैर खोले से भी जानती थी कि वो उसमें क्या चीज़ें जमा करता था। तुम ठीक कह रही हो, निशाने संभाल कर क्या करेंगे? सुबारिया को इतनी तकलीफ अपने वाला बॉक्स लाने पर नहीं हुई थी जितनी साइम वाला ले जाने का सोचकर हुई। मैं ले जाऊं? उसे बेयकीनी से पूछा। ला सकती हो तो ले जा भी सकती हो, साइम ने बेमरवती से कहकर मग उठाकर खून भरा। और एक बात याद रखना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। साइम में घबरा गई थी। अब भी कोई आया तो तुम उसी तरह घबरा जाओगी। सो तुम जा सकती हो। सुबारिया ने मायूसी से आगे बढ़कर बॉक्स उठाया मगर अगला लम्हा अजीब था। वो उसी बॉक्स पर सर रखे रोती चली गई। तुम क्यों रो रही हो? साइम ने उलझकर पूछा। मैं ये नहीं ले जा सकती। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। साइम की सारी बेअतनाई, नफरत और बेमुरवती इन आंसुओं में बह गई। वो इस लड़की को रोते नहीं देख सकता था। वो अपनी मोहब्बत को कुर्लाते नहीं देख सकता था। ओवन में सब कुछ जूं का त्यों मौजूद था। गोया साइम ने कुछ नहीं खाया था। खुद उन्हें ऑफिस में लंच का वक्त भी नहीं मिला था। उन्होंने ओवन का बटन दबा दिया। मछली की अशिया, अंगेज, खुशबू सारे किचन में फैल गई। अभी पहला निवाला मुंह में नहीं गया था जब उन्होंने हंसी की आवाज़ सुनी। किसी अनजाने हदशे के तहत वो उठकर दरवाजे में आ गई। वो दोनों हाथ पकड़े साथ साथ सीढ़ियाँ उतर रहे थे, हंसे, खिलखिलाते, जैसे कोई दूरी आई ही ना हो, जैसे दरमियान में कुछ हुआ ही ना था। उन दोनों को भी ब्रेक लग गई। भाग्य की समझ में नहीं आया कि वो चीखती चिल्लाती सुपारिया के घर जाएं, अपने बेटे को धुनक कर रख दें या अपने सर के बाल नोच लें। लेकिन ये सब तो वो पहले ही कर चुकी थी। तो अब ऐसा क्या हो कि आने वाले तूफान के सामने बंद बांधा जा सके? उनका मुआवजा दिमाग सारे हिसाब किताब करने लगा। सुपारी जल्दी से हाथ छुड़ाकर वहां से चली आई। किचन में समीना बर्तन धो रही थी। माँ की बेखबरी का आलम यह था कि बेटी घर से बाहर होकर आ गई और वो समझती थी ऊपर बैठी पड़ रही है। आज रुशाने और दानियाल भी घर पर नहीं थे। अम्मी, बहुत भूख लगी है। उससे फ्रिज खोला, सामने चॉकलेट केक रखा था। वाह, ये कौन लाया? तुम्हारे अब्बू ने मुलाजिम के हाथ भिजवाया है। कह रहे थे बहुत दिनों से सेबी ने कोई फरमाइश नहीं की। उन्होंने प्यार से सेबी को देखा। इतनी बड़ी हो गई थी कि रिश्ते आने लगे थे। अभी परसों उनकी एक सहेली भी सुबारिया के बारे में पूछ रही थी। सुबारिया केक निकाल कर ले गई। उसे साइम के साथ अपनी सुलह को सेलिब्रेट करना था। बाकी रही फाइका आंटी तो उन्हें साइम ने संभाल ही लेना था। फाइका ने अगले 2 दिन साइम से बात नहीं की थी। इब्राहिम से भी जिक्र नहीं किया।
वो ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले को हल करना चाहती थी। तभी एक दिन उन्होंने सुपारिया और साइम को बिठा लिया। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? सेबी के सवाल का साइम के पास कोई जवाब ना था। मुझे अंदाजा है तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। बोझिल से खामोशी को फाइका की आवाज़ से तोड़ा। उन दोनों के सामने वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। इसीलिए मैंने फैसला किया है मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। मामा रियली? साइम का चेहरा चकमगा उठा। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत जज्बा है और तुम्हारी उम्र में तो ज़्यादा ही अनोखा लगता है। और सारा मसला इस उम्र का ही तो है। साइम किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है जिसे अपने बाप का कारोबार संभालना है। मैं और इब्राहिम हमने सारी ज़िंदगी मुलाजमत की है। साइम को भी यही करना है। इसलिए हम चाहते हैं साइम अपनी स्टडीज़ पर फोकस्ड हो। साइम कुछ कहने लगा मगर उन्होंने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। मेरी बात सुन लो, वक्त कम है। इब्राहिम के आने का वक्त हो रहा है और जेबी को भी घर जाना है। साइम जेबी को देखकर खामोश हो गया। तुमने जोबारिया के घर वालों का रद्द-ए-अमल देख लिया। वो एक स्टूडेंट के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। इसलिए तुम दोनों को इंतज़ार करना होगा। जब साइम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा मैं पूरे मान और हक के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। तब तक जोबारिया भी डॉक्टर बन जाएगी तो इसकी राय भी मुकद्दम होगी। फिर किसी के पास इनकार का जवाब नहीं होगा। मुस्तकबिल के सुहाने पहले ख्वाब उनकी आंखों में जगमगाने लगे। लेकिन तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा। जरा से तवक्कुफ के बाद फाइका गोया हुई तो दोनों चौंक उठे। कैसा वादा? साइम ने पूछा। तब तक तुम एक दूसरे से नहीं मिलोगे।